हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन के ऊपर। तो जो हमारी पिछली क्लास हुई थी वो हुई थी आपकी बोर्न मेयर संबंध के ऊपर। बोर्न मेयर रिलेशन है उसके ऊपर हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से कवर कर लेना, उसको तैयार कर लेना, एग्जाम में आता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपका होने वाला बीएससी थर्ड ईयर का जो फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट, उसका जो क्लास नंबर 5 होने वाली है यूनिट फर्स्ट की। तो उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले जो भी कोष्टिकाएँ होती हैं, सेल्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सी सेल होती हैं, उनके अंदर ब्रेवी जालक क्या होते हैं, इकाई कोशिका क्या होती हैं, अभाज्य कोष्टिका क्या होती हैं, ब्रेवी जालक क्या होते हैं, इनमें कितने 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 प्रकार की होती हैं कोष्टिकाएं, उसके बारे में आज टोटल डिटेल से हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ को समझते हुए जाना है। देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज की इस क्लास के अंदर अभाज्य कोष्टिका। अभाज्य कोष्टिका क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। किसी जालक के अभाज्य सदिश से बनने वाले समांतर षटफलक को अभाज्य कोष्टिका कहते हैं। कोई जालक है हमारे पास में, उसका जो अभाज्य सदिश होता है, क्या होता है, अभाज्य सदिश होता है, उससे बनने वाले जो समांतर होते हैं, समांतर षटफलक, आपको परपेंडिकुलर नहीं लेने, लंबवत नहीं लेने हैं, पैरेलल लेने हैं। ठीक है, समांतर षटफलक को क्या कहते हैं, अभाज्य कोष्टिका कहते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड पॉइंट है इसका एकक कोष्टिका। क्या है एकक कोष्टिका? एकक कोष्टिका क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है वो देखिए। क्रिस्टल का ऐसा बहुफलक होता है, यह एक क्रिस्टल का ऐसा बहुफलक होता है जिसमें अवयवों की सममितता तथा ज्यामितीय गुण समाहित हो, एकक कोष्टिका कहलाती है। मतलब किसी भी अवयव का, उसकी सममितता के बारे में, उसकी सिमेट्री के बारे में, उसकी ज्योमेट्री के बारे में, टोटल प्रॉपर्टी जो भी हैं वो सारी की सारी अगर उसके अंदर हैं तो वो आपकी सेल क्या कहलाती है, आपकी यूनिट सेल कहलाएंगी, एकक कोष्टिका कहलाएंगी। ठीक है, तो क्रिस्टल का ऐसा बहुफलक होता है जिसमें अवयव की सममितता तथा ज्यामितीय गुण सम्मानित हो, एकक कोष्टिका कहलाती है। अब कुछ नोट पॉइंट में दिखा देता हूँ आपको, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है एक चीज कि कुछ एकक कोष्टिकाएं अभाज्य कोष्टिका हो सकती है, कुछ कोष्टिकाएं होती हैं जो एकक कोष्टिकाएं होती हैं वो आपकी अभाज्य कोष्टिका हो सकती हैं, लेकिन अभाज्य कोष्टिकाएं जो है वो आपकी एकक कोष्टिकाएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एकक कोष्टिकाएं हैं वो तो आपकी अभाज्य कोष्टिका हो सकती हैं, लेकिन सभी अभाज्य कोष्टिका क्या नहीं हो सकती, एकक कोष्टिका नहीं हो सकती है। ध्यान में रखना है एक एक चीज को। देखिए आगे, अब इसके अंदर ये डायग्राम है एक कोष्टिका का, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर एक्स डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पर ये आपकी जेड डायरेक्शन हो जाएगी, और ये वाली हो जाएगी आपकी वाई डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन हो गई। अब इसके अंदर आप क्या करना है, ये यहाँ पर आप इसको मूल बिंदु ले सकते हो 0 ओ, या फिर जो भी आप मानो वो मान सकते हो। यहाँ पर मैंने ओ मूल बिंदु ले लिया। अब यहाँ से मैं अगर बात करूँ इससे एक्स की डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन की जो डिस्टेंस है वो तो रहेगी ए रहेगी, वाई की डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस देखूँ तो बी रहेगी, और जेड की डायरेक्शन देखूँ तो इसकी रहेगी सी रहेगी। और बात करूँ मैं इसकी जो एंगल कवर कर रही है वो एंगल कौन से होंगे, अगर मैं एक की तरफ देखूँ एक्स और वाई की एक्सिस पर देखूँ तब तो हो जाएगा अल्फा कोण, वाई और जेड की एक्सिस पर देखूँ तो बीटा हो जाएगा, और जेड और एक्स पर देखूँ तो हो जाएगा गामा कोण। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे है हमारा इसके अंदर अभाज्य कोष्टिका का घनत्व है। अब डेंसिटी ऑफ है, डेंसिटी हम निकालनी है, किसकी निकालनी है, अभाज्य कोष्टिका की, उसका फॉर्मूला है। अब रो आपका क्या होता है, घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, तो कोष्टिका का द्रव्यमान हमको क्या करना है, सिंपल है, कुछ नहीं है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो कोष्टिका का द्रव्यमान बटा कोष्टिका का आयतन। ठीक है, कोष्टिका का द्रव्यमान बटा कोष्टिका का आयतन। आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या है, एम एन अपॉन में वी है। एम एन क्या है, यहाँ पर कोष्टिका का द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है, और यहाँ पर वी क्या है, वॉल्यूम है, क्या है, आयतन है, किसका, कोष्टिका का। तो यहाँ पर ये नॉर्मल चीज़, इसको छोड़ना कोई दिक्कत नहीं है इसकी। आगे देखिए, रो ए बराबर हो जाएगा एम एन अपॉन में एन ए वी। आयतन क्या होता है, मतलब टोटल जो भी होते हैं उनको कंबाइन कर देंगे तो भी तो आयतन होगा ना। आगे देखिए, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एम एन अपॉन में एन ए वी। क्या आ जाएगा, एन ए वी, एम एन अपॉन में एन ए वी आ जाएगा। ये आपका हो गया अभाज्य कोष्टिका का घनत्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे विग्नर स्टीज कोष्टिका जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इंपॉर्टेंट है विग्नर स्टीज कोष्टिका, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से तैयार करना है। कौन सी है, विग्नर स्टीज कोष्टिका। आगे देखिए इसमें अब हम पढ़ेंगे विग्नर स्टीज कोष्टिका के बारे में। अब विग्नर स्टीज कोष्टिका क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, जालक बिंदु से, अब ये इसके अंदर आपको डायग्राम देखना है। यहाँ पर देखो, ये
मिड पॉइंट ले लिया मैंने। यहाँ पर मैंने जितनी भी मैंने सिमेट्री खींचने की कोशिश की है सारी खींची हैं, ठीक है। यहाँ पर मिड पॉइंट बन गया है और ये यहाँ पर जो भी एरिया कवर हो रहा है रेड पेन से वो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा पहले, फिर आपको समझ में आएगा डायग्राम ये, ठीक है। जालक बिंदु से उसके निकटवर्ती सभी बिंदुओं पर, जालक बिंदु कौन सा है, ये रहा। इसके निकटवर्ती बिंदु सारे बिंदु कौन से हैं, ये रहा, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, सारे निकटवर्ती बिंदु है इसके, ठीक है। बिंदुओं पर सरल रेखाएं खींचकर, सरल रेखाएं मैंने खींच दी, खींचकर मध्य बिंदु पर इन रेखाओं को लंबवत रेखाएं खींचते हैं। मध्य बिंदु पर लंबवत रेखाएं भी खींच दी मैंने। इन रेखाओं द्वारा तल में जो आयतन घेरा जाता है, अब इन रेखाओं के द्वारा जो तल के अंदर जो आयतन घेरा गया रेड पेन से मैंने शो कर रखा है, ये क्या कहलाता है आपका, तो बनने वाली जो कोष्टिका होती है वही क्या कहलाती है, विग्नर स्टीज कोष्टिका कहलाती है। अब आपको सीधा सिंपल पड़ा है कि भाई किसी एक बिंदु के चारों ओर जो भी अभिनिष्ट बिंदु होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं, पहले तो उनको हम रेखा से सरल रेखाओं से बना देंगे, एक दूसरे को मिला देंगे, फिर उनको लंबवत खींच करके मिलाएंगे, लंबवत खींच के मिलाएंगे। अब जो चारों तरफ से जो एरिया कवर हो रहा है उस जो एरिया यहाँ पर आपको रेड पेन से मैंने शो कर रखा है वो एरिया क्या कहलाता है आपका, विग्नर स्टीज कोष्टिका कहलाती है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि यहाँ पर जो भी आप रेखाएं खींचेंगे वो लंबवत रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है, लंबवत रेखा खींचनी है। पहले तो आपको जो बाहर वाले बिंदु उनको मिलाने के लिए सरल रेखा खींचनी है, लेकिन मध्य बिंदु से क्या करना है आपको, लंबवत रेखा खींचनी है, ताकि जो अंदर का जो एरिया कवर होगा वो क्या आपका हो, शो होगा, वो होगा आपका विग्नर स्टीज कोष्टिका, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा विग्नर स्टीज कोष्टिका कैसे कहते हैं। अब जो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, जो सेकंड चैप्टर का, वो यूनिट का जो आप क्लास 5 जो आज का टॉपिक का जो मेन टॉपिक है वो है आपका ब्रेवे जालक। अब ब्रेवे जालक के बारे में आपको टोटल डिटेल होनी चाहिए कि ब्रेवे जालक क्या होते हैं, ये किस किस में पाए जाते हैं, ब्रेवे जालक कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी कोष्टिका में कितने प्रकार के होते हैं। अब पहले बात करूँ कोष्टिका की, कोष्टिका क्या होती है। देखिए सेल की बात करते हैं, देखिए यूनिट सेल के बारे में देखते हैं पहले ब्रेवे जालक। अब ब्रेवे जालक देखिए, पहले अच्छे से समझना, इसकी बिल्कुल मत करना, वीडियो को एक एक चीज़ समझनी है। फिजिक्स में भी अच्छे नंबर आपके कवर हो जाएंगे, बस आपको ज़रूरत है एक चीज़ के कंसिस्टेंसिटी की, मतलब आपको कंटिन्यूटी रखनी है और अच्छे से एक एक चीज़ को नोट करते हुए जाना है। इसकी बिल्कुल मत करना, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, वरना फिर कहोगे हमारे नंबर है नहीं है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देखिए ब्रेवे जालक, किसी भी त्रिविम आकाश में अलग अलग कोष्टिकाओं के लिए 14 जालक पाए जाते हैं। अब कोई भी त्रिविम आकाश है आपका, उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग कोष्टिकाएं होती हैं, उनके लिए टोटल आपके 14 जालक होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि 7 कोष्टिकाओं में पाए जाते हैं। अब जो 14 जालक होते हैं वो कितने कोष्टिकाओं में पाए जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स यूनिट स्केल कितनी होती हैं, 7 होती हैं। अब कोष्टिका कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की, उन्होंने बता दी कि भाई कोष्टिका 7 प्रकार की होती हैं। और ब्रेवे जालक कितने पाए जाते हैं, 14 पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं सभी के अंदर, किसी में 1 पाए जाए, किसी में 2 पाए जाए, किसी में 3 पाए जाएंगे, ठीक है। मोस्टली 3, 1 2 1 2 3 है, ठीक है। अब देखिए कोष्टिका, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एक सारणी बना कर दिखा रहा हूँ, एक टेबल बता रहा हूँ, इस टेबल के अंदर आपको 7 कोष्टिकाएं उनको याद करने के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको ABC बता दूंगा, इनकी डिस्टेंस बता दूंगा, इनका जो एंगल है उनके बारे में बताऊंगा, और ब्रेवे जालक कौन से होते हैं इसके अंदर उसके बारे में बताने वाला हूँ। टोटल आपकी 7 जो कोष्टिकाएं होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना है थोड़ा सा। देखिए पहली कोष्टिका इसके अंदर आपकी है वो आपकी घनीय कोष्टिका, जो क्यूबिक चैप्टर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए घनीय के अंदर क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है वो दोनों सभी की इक्वल होती है, A इक्वल टू B इक्वल टू C। डिस्टेंस क्या होती है, सभी की इक्वल होती है, A इक्वल टू B इक्वल टू C। यहाँ पर जो कोण होता है, आंतरिक कोण होता है, वो क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, क्योंकि ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, तो इसे 90 डिग्री कोण हो जाएगा। और यहाँ पर एक तो इसके ये घनीय किस में, सरल में पाई जाती है, ब्रेवे जाल शरीर, एक में फलक वाला और एक अंतः केंद्रित पाया जाता है, ठीक है। PTF सरल, फलक केंद्रीय और अंतः केंद्रीय, ठीक है। द्विलंबाक्ष, अब सेकंड जो आपकी वो है द्विलंबाक्ष, इसमें क्रम कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अलग अलग क्रम लिया है, आप इसको किसी भी क्रम में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, याद करने का होना चाहिए बस। मैंने इसलिए रखा है क्रम में कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वल दोनों, यहाँ पर एक बार फिर वापस एक इक्वल, फिर ये से, इसलिए मैंने याद करने के लिए तरीके से यहाँ पर ऐसे रखा है। द्विलंबाक्ष की अगर मैं बात करूँ, द्विलंबाक्ष के अंदर A और B की डिस्टेंस एकदम इक्वल रहती है, लेकिन C की डिस्टेंस इन दोनों की इक्वल नहीं रहती है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा का आपका एंगल 90 डिग्री रहेगा। इसके अंदर सरल जालक पाए जाते हैं और अंतः केंद्रित पाया जाता है, ठीक है, इंटरनल। थर्ड है इसके अंदर विषम लंबाक्ष, कौन सा होता है, विषम लंबाक्ष। इसके अंदर तीनों की डिस्टेंस इक्वल होती है, विषम है तो अलग अलग हो जाएगा, लंबाक्ष मतलब लंबाई की, ठीक है, विषम लंब अक्ष मतलब लंबाई के अक्ष से है जो उनको विषम होती है। अल्फा बीटा गामा का कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ पर सरल भी पाए जाता है, अंतः केंद्रित पाए जाते हैं, आधार केंद्रित भी पाए जाते हैं और फलक केंद्रित भी पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है आपका
त्रिसमताक्ष, नाम ध्यान रखना है, त्रिसमताक्ष और त्रिंताक्ष अलग अलग है। त्रिसमताक्ष कैसे होगी, इसके अंदर डिस्टेंस आपकी इक्वल रहेगी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। देखो सेम प्रोसेस यहाँ पर, यहाँ वाला यहाँ पर आएगा, अल्फा बीटा गामा यहाँ पर नॉट इक्वल टू 90 रहेगा, क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर सिर्फ पी सरल है, सरल जालक पाया जाएगा, सरल ब्रेवी जालक यहाँ का पाया जाएगा। देखिए अगली जो है आपकी है षटकोणीय, कौन सी है, हेक्सागोनल है, षटकोणीय है। देखिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू, यहाँ पर नॉट इक्वल टू सी है, लेकिन ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये वाली सी यहाँ की इक्वल नहीं होने वाली है। अल्फा बीटा गामा का कोण आपका 120 डिग्री रहने वाला है, कितना डिग्री रहना है, 120 डिग्री रहने वाला है। यहाँ पर भी क्या क्या पाए जाएंगे, आपकी सरल और आधे, या फिर आपको आध जालक बोल सकते हैं, या फिर आप सरल जालक बोल सकते हैं। एकंताक्ष, अब है आपका एकंताक्ष, एकंताक्ष के अंदर देखोगे आप तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। एकंताक्ष के अंदर ना तो ए इक्वल के बराबर होता है, बी के बराबर होता है, न बी के बराबर सी के बराबर होता है, ठीक है। अल्फा गामा आपका 90 डिग्री रहेगा, लेकिन बीटा का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं रहेगा। यहाँ पर आपकी सरल रहेगी, अंतःकेंद्रित जालक रहेगा, और पी सरल जालक रहेगा। त्रिंताक्ष की अगर मैं बात करूं, त्रिंताक्ष के अंदर आपका तीनों ही इक्वल नहीं रहेंगे, तीनों ही आप अलग अलग डिफरेंट रहेंगे। अल्फा बीटा गामा का कोण भी आपका 90 डिग्री का रहेगा, और आपके जालक कौन सा रहेगा इसके अंदर अवेलेबल रहेगा, आपका जालक रहेगा सरल जालक अवेलेबल रहेगा, ब्रेवी जालक। और टोटल कितने हो गए, ये तो थे टोटल जालक आपके 14। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहाँ पर देखो एक और है 14, ये यहाँ है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14, कितना हो गया, 14 हो गया ना। ये हो गया 14 जालक, ये आपकी हो जाएगी इनकी एंगल, ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस, ये हो जाएगी कोष्टिका, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब छोटा सा पॉइंट बचा है, एक छोटा सा पॉइंट बचा है, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको, कुछ नॉर्मल चीज़ें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फलक केंद्रित कैसा होता है, आधार के लिए बात मैं करूँ तो कैसा होता है। अब घनी अलग अलग अगर मैं कोष्टिका होती है इनका चित्र बनाऊंगा, तो मैंने सिर्फ 2 ही लिए हैं जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको करवा रखा हूँ। देखिए घनीय की अगर मैं बात करूँ तो फलक केंद्रित क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपको घन बनाना है, क्यूब बनाना है, फिर क्या करना है आपको, सिंपल है, इसके अंदर क्यूब बनाना है, फिर एक फलक जो होता है, ये वाला फलक है, ये वाला फलक हो गया, ये वाला फलक हो गया, सबका फलक लेने का केंद्रित बिंदु लेना है। जैसे देखो सिंपल आपको ऐसे करना है, जैसे मैंने ये किया है, कर लिया। अब यहाँ पर आपको फलक केंद्रित, ये वाला फलक ऊपर वाला इसका केंद्र बिंदु ये हो जाएगा, इधर वाले का ये वाला हो जाएगा, नीचे वाला का ये हो जाएगा, इधर वाले का ये हो जाएगा। अब इसको मिलाना आपको ऐसे क्रॉस करके, कोई इसमें डिफिकल्ट काम नहीं है, इससे आपको मिलाना है क्रॉस करके। सेम बीच वाले में भी ऐसा ही होगा प्रोसेस, सभी के अंदर ऐसा होगा, ये आपका बन जाएगा, आपका फलक केंद्रित बन जाएगा, ठीक है। विषम लंबाक्ष की अगर मैं बात करूँ तो विषम लंबाक्ष में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको लंबाक्ष मतलब कि जो इसकी अलग अलग साइड जो है वो आपकी विषम रहेंगी, ऊपर वाली सेम रहेंगी, और साइड वाली जो 2 है वो आपकी अलग अलग रहेंगी। इसके अंदर आप क्या करना है, सिर्फ साइड वाली के अंदर ही आपको केंद्र बिंदु बनाना है, ठीक है। आपको ऐसे करना है, जैसे ये लेना है लंबा, और ऐसे मतलब रेक्टेंगल शेप के अंदर लेना है, आयताकार ड्रम के अंदर। अब यहाँ पर देखो ये वाला कंबाइंड हो जाएगा, इसके अंदर ये लंबा जैसे बात करेंगे, इसके अंदर ये वाला कंबाइंड हो जाएगा, इसके अंदर ये वाला कंबाइंड हो जाएगा, ये वाले क्या हो जाएंगे, केंद्र बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आई होप जो भी मैंने आज को आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। आगे की क्लास कंटिन्यू रहेंगी देखने के लिए, चैनल को जुड़ना, अभी प्ले लिस्ट जो भी आपको सारी चैनल पर मिल जाएंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।